हेलो, मैं हूं अरविंद शर्मा और हमारे प्यारे चैनल फिजिक्स और मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एसिड और बेस के बारे में। एसिड जो आपने पहले भी सुन रखा होगा, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, एक नॉर्मल लाइफ में भी ये सुनने को मिल जाता है। एसिड अगर साइंस की लैंग्वेज में कहा जाए तो H+ आयन जिसमें हो उसे हम एसिड कहते हैं, और बेस जिसमें के अंदर OH- आयन हो। सपोज करते हैं आपके सामने हमने 3 बोतल रखी और इन तीनों में कुछ सॉल्यूशन रख दिया। हमने कोई सॉल्यूशन रख दिया और हमें नहीं पता एक एसिड है, एक में बेस है और थर्ड में एक न्यूट्रल सॉल्यूशन रखा है। आपके पास 3 किसी बीकर में कुछ सॉल्यूशंस रखे हैं, एक में एसिड, एक में बेसिक और एक में न्यूट्रल सॉल्यूशन रखा हुआ है, और आपको पता करना है कि उसमें कैसा उसका नेचर है या कुछ है। तो आप डायरेक्टली उसमें फिंगर डाल के तो चेक करोगे नहीं कि उसका एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है। तो उस केस में हम क्या यूज कर लेते हैं, लिटमस पेपर यूज कर लेते हैं। अब लिटमस पेपर क्या होता है, ये इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर जिसका काम है इंडिकेट करना, किसी चीज का पता लगाना। लिटमस पेपर का, एक न्यूट्रल लिटमस पेपर का कलर पर्पल होता है। एक न्यूट्रल लिटमस पेपर का कलर कैसा होता है, पर्पल। लेकिन अगर किसी सॉल्यूशन का पता करना हो कि वो एसिडिक है या बेसिक है, तो हम किस चीज का यूज करेंगे, लिटमस पेपर का यूज करेंगे। अगर एक ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे हम सॉल्यूशन को कहते हैं एसिडिक सॉल्यूशन। अगर एक रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है तो हम उसे कहते हैं बेसिक सॉल्यूशन। ठीक, सपोज करते हैं ये एसिडिक नेचर का, हमें नहीं पता ये है या नहीं है। हमने इसमें से कुछ सॉल्यूशन उठाया, ड्रॉप्स के थ्रू उठाते हैं, पूरा नहीं, हमने कुछ ड्रॉप्स उठाई इसकी, और उन ड्रॉप्स को एक लिटमस पेपर के ऊपर डाल दिया जाता है। अगर उस लिटमस पेपर का कलर चेंज होता है, किसमें, ब्लू टू रेड कन्वर्ट होता है, तो मतलब वो एक एसिडिक सॉल्यूशन है। अगर लिटमस पेपर का कलर रेड टू ब्लू कन्वर्ट होता है, तो एक बेसिक सॉल्यूशन है। और न्यूट्रल का कलर कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है। ओके, ये बात तो आपको समझ में आई होगी। लेकिन अब हमेशा हम लिटमस पेपर का तो यूज कर नहीं सकते। अगर आपको केमिस्ट्री में पता करना है कि कोई सॉल्यूशन या कोई सोल्ट उसमें एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है, तो आप लिटमस पेपर तो लेके घूमोगे नहीं। तो उस चीज का पता कैसे करते हैं, उस चीज का पता किया जाता है H+ आयन से। एसिडिक नेचर, एसिड के पास क्या होता है, H+ आयन। जब भी कोई एसिड किसी वाटर में उसे डाला जाता है, तो वो क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन क्रिएट करता है, H+ आयन को लूज करता है। सपोज करते हैं हम कोई एसिड ले लेते हैं, HA लेते हैं, HA। अगर इसको हम ब्रेक करें तो एक H+ आयन बनेगा और एक A- आयन बनेगा। H+ हाइड्रोजन आयन और A- कोई भी सोल्ट का आयन हो सकता है। ठीक है, किसी भी हेलोजन का या किसी भी नॉन मेटल आयन हो सकता है। ये आपका हाइड्रोजन का आयन है। ओके, जब भी ये हाइड्रोजन आयन वाटर से रिएक्ट करेगा, किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, तो आपका क्या बनेगा, H3O+ आयन बनता है। इसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। आपका हाइड्रोनियम आयन बनता है। अब किसी भी एसिडिक नेचर का, एसिड का ये नेचर हो गया कि अगर उसे हम वाटर में सिंक करेंगे, उसे वाटर में डाला जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोनियम आयन मिलेगा। अब किसी भी एसिड से एक बात और पता चली, यहां से अगर आप नोटिस कर रहे हो, HCl हो, H2SO4 हो, HNO3 हो, इन पर अभी भी आते हैं। इनका दूसरा हिस्सा Cl-
SO4 2 माइनस आयन या NO3 2 NO3 माइनस। ये जो आपके आयन्स आए ये किससे मिलकर बने हुए हैं? नॉन मेटल से मिलकर बने हुए हैं। मतलब जो भी आपका एसिड बन रहा है उसका दूसरा हिस्सा कहां से आता है? नॉन मेटल से मिलकर आता है। ओके, तो हमने कुछ बातें सीखी कि किसी भी एसिड का दूसरा हिस्सा नॉन मेटल से मिलकर आता है। पहला आ रहा है H+ से और दूसरा हिस्सा क्या है? नॉन मेटेलिक आयन, नॉन मेटेलिक आयन से मिलकर आ रहा है। तो ये क्या बनेगा? एक एसिड बनेगा। ओके, अब इसमें हम कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़ लेते हैं। ठीक, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड के कुछ नाम HCl, HNO3 और H2SO4 जो भी हमने लिखे हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कहते हैं। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को, सल्फ्यूरिक एसिड को, और एक तीसरा वाला क्या है आपका? HNO3। इसके अलावा भी होते हैं, ये है आपका नाइट्रिक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, इसके बाद हम वीक एसिड पे भी आएंगे, फिलहाल हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड उस एसिड को कहते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद हाइड्रोजन का पूर्ण रूप से डिसोसिएशन करते हैं। हालांकि पूर्ण रूप से तो नहीं होता, कंप्लीटली तो कभी नहीं होता, लेकिन हाइड्रोजन कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। हम ये एजम्पशन करते हैं जब कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है, वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, तो आपका क्या बनता है? H3O प्लस Cl माइनस आयन बनता है। ये आपका नॉन मेटल का आयन बना, जो हमने अभी बताया था। ये क्या बना आपका? नॉन मेटल का आयन बना। और ये क्या बना आपका? हाइड्रोनियम आयन बना। यहां पर जी इससे मिलकर बना है H2O हाइड्रोनियम आयन। ओके, इसने अपने आप को पूर्ण रूप से इसमें डिसॉल्व कर दिया। लगभग 90% या उससे भी ज्यादा कर सकता है ये। जितना मैक्सिमम हो पाए वो उतना ही ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है। उसमें उस केस में आपके क्या आ जाते हैं? H2SO4 और HNO3 भी आ जाते हैं। HNO3 किससे मिलकर बना है? ठीक से देखो इसे, H और NO3 माइनस, H+ और NO3 माइनस। ये है नाइट्रेट आयन। ये क्या है? नाइट्रेट आयन। और ये है आपका हाइड्रोजन आयन। जब ये दोनों कंबाइंड होते हैं तब आपका HNO3 बनता है। अब नाइट्रोजन, जो आपका नाइट्रेट आयन बना, इसको हम थोड़ा सा और इलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं। ये आपने उतार लिया, जल्दी उतारो। चलो, तो जो आपका नाइट्रिक एसिड बना वो किससे मिलकर बना है? HNO3 H+ आयन से और NO3 माइनस आयन से। नाइट्रेट आयन से और हाइड्रोजन आयन से। अगर नाइट्रेट को हम अच्छे से ऑब्जर्वेशन में लाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि नाइट्रेट में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कहां से, और ये किसमें आ जाते हैं? आपके नॉन मेटल में। जो आपके O2 और नाइट्रोजन ये किसमें आएंगे? आपके नॉन मेटलिक आयंस में। नेक्स्ट आता है आपका H2SO4। इसे ब्रेक करो, क्या बन रहा है? इसे जल्दी से ब्रेक करो, अपने आप चेक करो। ओके, ये भी आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये बात समझ में आई है? तो कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड जब उसे वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, एक तो हाइड्रोनियम आयन देता है, H3+ आयन देता है, और एक नॉन मेटेलिक आयन देता है। मतलब एक स्ट्रॉन्ग एसिड को बनाने के लिए, एक एसिड को जनरेट करने के लिए हमें एक नॉन मेटल आयन की जरूरत पड़ी। ठीक है, अब हम बात करते हैं वीक एसिड की। वीक एसिड जो
पानी में घुलने के बाद जब उसे वाटर में डिसोल्व किया जाता है, तो वाटर में डिसोल्व होने के बाद अगर उसके अंदर के H+ आयन कंप्लीटली डिसोल्व ना हो, मतलब पार्शियली डिसोल्व हो, और H+ आयन का बहुत बड़ा हिस्सा अनडिसोल्व ही रह जाए, जैसे केवल 10% या 15% ही डिसोल्व हो और बाकी का 85% डिसोल्व ही ना हो, तो वो किस में आ जाएगा? आपका वीक एसिड में आ जाएगा। इसका कोई एग्जांपल है? एसिडिक एसिड बहुत कॉमन एग्जांपल है, CH3COOH। इसे ठीक से ऑब्जर्व करो, ये कैसा बनता है? CH3COOH। इसमें ठीक से देखो, CH3COOH। अब यहां पर O के साथ यहां पर एक H यहां पे जुड़ा हुआ है। अब कार्बन आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है ये, और क्योंकि कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है यहां पर जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्यों? यहां पर देखो, इसने इसके साथ एक ही एलिमेंट के साथ डबल पेयरिंग की है इसने, जबकि इस ऑक्सीजन ने एक यहां पर डबल पेयरिंग कर रखी है, एक इसके साथ डबल पेयरिंग कर रखी है, और इस ऑक्सीजन ने दो अलग अलग एलिमेंट के साथ डबल पेयरिंग कर रखी है। इस वजह से ये जो हाइड्रोजन है इसके कंपेरेटिवली या इन हाइड्रोजन के कंपेरेटिवली वीक हो गया है, और ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा जब हम इसे पानी में डिसोल्व करेंगे। तो जब हम इस एसिडिक एसिड को वाटर के अंदर डिसोल्व करेंगे तो H+ आयन बाहर निकलेगा, और क्या बाहर निकलेगा? CH3COOH CH3COO- आयन प्लस H+ आयन। ठीक है, ये समझ में आया? ये कैसे बाहर आया? जब इसे हमने पानी में डिसोल्व किया तो H+ आयन अलग और CH3COO- आयन अलग। ये बात समझ में आई? ये क्योंकि पूरी तरह डिसोल्व नहीं होता। अगर हम इसकी इक्वेशन लिखने की कोशिश करें तो ये इक्वेशन, ये केमिकल इक्वेशन को हम वापस ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब जैसे ये इसमें कन्वर्ट हुआ वैसे ये वापस CH3COOH में भी चला जाएगा, क्योंकि ये पार्शियली ही डिसोल्व हो पाया, पूर्ण रूप से डिसोल्व नहीं हुआ। मतलब ये अपनी रिएक्शन को दोबारा दोहरा सकता है, अपनी पोजीशन में वापस जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा हाइड्रोजन साइनाइड H+ और Cl- आयन, ठीक है, और HCOOH एसिडिक एसिड के साथ में क्या बनेगा यहां पर? HCOO, 2 और 1 3 और 4 और एक हाइड्रोजन। ठीक है, यहां पर HCOO आयन प्लस H+ आयन, ये बाहर निकला, ये वाला हाइड्रोजन आयन बाहर निकला, ये वाला माइनस आयन बाहर निकला। तो यहां पर ये वाला हाइड्रोजन आयन पानी के अंदर डिसोल्व नहीं होगा, क्योंकि ये वीक एसिड के अंतर्गत आता है, या हम इसे पूर्ण रूप से डिसोल्व नहीं होता। हमने ये मान लिया कि हमने एक ऐसा सॉल्यूशन लिया HCOOH का, और अगर वो जब उसे पानी में सिंक किया गया, डिसोल्व किया गया, तो H+ आयन आपका रिमेन रह गया, मतलब पूरी तरह डिसोल्व नहीं हुआ, तो हम क्या बोलेंगे? इसे वीक एसिड में काउंट करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड की नहीं आ रही है? चलो ऐसे नहीं आ रही है तो और सोचने की कोशिश करते हैं। आपने इससे पहले पीएच वैल्यूज पढ़ी होंगी 9th क्लास में, आई थिंक पढ़ी है? नहीं पढ़ी है तो याद करके देखो। पीएच क्या होता है? पीएच, इसका फॉर्मूला क्या होता है? -log H+, ऐसे उसका क्या लिखा होता है, यही होता है ना, -log H+। तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितना हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है, सिर के ऊपर से तो नहीं जा रहा, ये एक सॉल्यूशन है, इसके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है, Cl- आयन, H+ आयन, या कोई और भी आयन भरा हुआ है, SO4 2- आयन, हमें नहीं पता क्या क्या भरा हुआ है। हमने
ये देखा कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितना हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है, हाइड्रोजन आयन कितना प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, वो आपके पीएच को रिप्रेजेंट करता है। और पीएच की वैल्यू किस तक, कहां से कहां तक होती है, पीएच की वैल्यू 0 से लेकर 14 तक होती है, 0 से लेकर 14 तक होती है। अगर पीएच का मान, अगर पीएच की वैल्यू जो 0 से 14 तक है 7 से कम आता है, 7 से कम आता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एसिडिक नेचर। अगर पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 7 आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बेसिक नेचर। किसी भी सॉल्यूशन का अगर पीएच का मान यानी कि उसमें प्रेजेंट हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी आती है, 7 से कम, तो उसे हम एसिडिक नेचर कहेंगे। और 7 से ज्यादा आती है तो उसे बेसिक नेचर कहेंगे। और इक्वल टू 7 आती है तो उसे हम बोलेंगे न्यूट्रल। न्यूट्रल सॉल्यूशन जैसे आपका पानी होता है ना, हालांकि अब पानी एसिडिक आने लग गया तो उसका वैल्यू 7 से नीचे होती है। ये बात समझ में आ रही है। तो पीएच वैल्यू से भी आपके किसी भी एसिड या बेसिक का बेस का पता चलता है। इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। इसके बाद हम आते हैं वीक एसिड और वीक बेस पर, अब स्ट्रॉन्ग एसिड पर आते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस कोई भी ऐसा सॉल्यूशन, कोई भी ऐसा कंटेंट हम सॉल्यूशन नहीं लेते जो किसी भी पानी में या किसी और जगह पर डिसॉल्व होने के बाद OH माइनस आयन रिमूव करता है, उसे हम बेस कहते हैं, है ना। जहां से क्या निकलता हो, OH माइनस आयन निकलता हो। OH माइनस आयन एक्सट्रैक्ट करें, OH माइनस आयन जो बाहर निकालता हो उसे हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। अब स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब जो पूरी तरह मतलब 90% से ज्यादा, मोर देन 90%, हालांकि हम 99% तक भी काउंट करते हैं, 100% तो कोई नहीं होता। जो 99% तक भी पानी के अंदर डिसोल्व हो जाता है और OH माइनस आयन निकाल देता है, OH माइनस आयन को डिसोल्व कर देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं, है ना। अब इसका कोई एग्जांपल से लेके समझते हैं हम स्ट्रॉन्ग बेस को। NaOH KOH। यहां पर देखो NaOH को हम दो हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं, Na प्लस और OH माइनस, Na प्लस और OH माइनस। अब आपका Na प्लस क्या है, किसी भी मेटल का आयन है, किसी भी मेटल का आयन है, ये आपका हाइड्रोक्साइड आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन है। KOH में K किसका आयन है, फिर से अगेन पोटेशियम का, मतलब एक मेटल का आयन है, और ये आपका हाइड्रोक्साइड आयन है। ये आपको मेटल और नॉन मेटल वाला केस समझ में आ रहा है ना। तो मतलब आपको किसी भी एसिड को बनाने के लिए एक नॉन मेटेलिक आयन की जरूरत पड़ी H प्लस के साथ, और किसी बेस को बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है, एक मेटल आयन की जरूरत पड़ रही है जो हाइड्रोक्साइड आयन के साथ कंबाइंड होगा। ओके, तो यहां से ये बात समझ में आ रही है, Na प्लस और OH आयन, जिसमें एक आपका मेटेलिक आयन होगा, एक आपका हाइड्रोक्साइड आयन होगा। तो हमें स्ट्रॉन्ग एसिड का ये पता चला, स्ट्रॉन्ग बेस का ये पता चला, ये मेटल आयन से मिलकर बना होता है प्लस हाइड्रोक्साइड आयन से मिलकर बना होता है, हाइड्रोक्साइड आयन से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब इसका फॉर्मेशन चाहो तो आप याद कर सकते हो, सोडियम की वाटर के साथ कंबाइन करो HOH, इसे हम H2O बोलते हैं, मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, H2O को हमने HOH करके लिख दिया। यहां से रिएक्ट कराओ Na
OH प्लस H2 1/2 हाफ H2, ठीक है। हाइड्रोजन कितना, आधा। अब NaOH को कैसे लिख सकते हैं हम, Na प्लस और OH माइनस। लो, ये आपका वीक जो स्ट्रॉन्ग एसिड बेस बना वो Na प्लस और OH माइनस आयन से बना और एक आपकी हाइड्रोजन गैस बाहर निकली। तो आपका कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड किसी भी मेटल के वाटर के साथ कंबाइंड होने पर बन जाता है, क्योंकि मेटेलिक आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की जरूरत होती है किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस को बनाने के लिए। तो अभी भी नहीं आया, अब तो आ जाना चाहिए। किसी भी मेटल के साथ अगर वाटर की रिएक्शन संभव हो पाती है, पॉसिबल हो पाती है, तो उस मेटल के आयन और उस वाटर में प्रेजेंट हाइड्रोक्साइड आयन के कॉम्बिनेशन से आपका स्ट्रॉन्ग बेस तैयार हो जाता है। इसके एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके नॉर्मली यूज होते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये तो आ ही रहा होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं वीक बेस पर। वीक बेस हालांकि ये भी बेस है, मतलब अगर इसे हम डिसोल्व करेंगे तो भी हमें क्या निकलेगा, OH माइनस आयन ही निकलेगा। अगर इसे हम किसी भी सॉल्यूशन में डिसोल्व करें, वाटर के में, किसी और के में भी, और अगर ये OH माइनस आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है, निकाल रहा है उस सॉल्यूशन में, तो हम क्या बोलेंगे इसे, वीक बेस तो नहीं कहेंगे, हम बेस जरूर कहेंगे। और अगर ये पार्शियली निकाल रहा है, कैसे, पार्शियली रिमूव कर रहा है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे निकाल रहा है, मतलब 10 to 15% ही निकाल पा रहा है, और बाकी का 85% इसने डिसोल्व नहीं कर पाया OH माइनस आयन को, तो इसे हम किस में काउंट करेंगे, एक वीक बेस में काउंट करेंगे। वीक बेस समझ में आया है ये बात। अगर कोई भी बेस अगर OH माइनस आयन को पूर्ण रूप से डिसोल्व नहीं कर पाता, या 10 या 15% ही डिसोल्व कर पाता है पानी में, तो उसे हम वीक बेस कहेंगे, ठीक है। हम कुछ एग्जांपल लेके चल रहे थे, और वो क्या थे, एक तो आपका NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और CH3NH2, मिथाइलामीन, NH2 3+ लिखते हैं फिलहाल, मिथाइलामीन। अगर हम इसे देखें, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH3 अमोनिया और वाटर मिलकर क्या बनाते हैं, NH4 प्लस और OH माइनस आयन बनाते हैं, और ये क्या बनता है, आपका एक वीक बेस तैयार होता है। क्योंकि इसमें जो सोल्ट तैयार हुआ क्या था, वो ये जो Na प्लस आयन तैयार हुआ, NH4 प्लस, OH माइनस तो हम मान सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस तैयार कर सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस तैयार करने के लिए जो पॉजिटिव आयन आएगा वो भी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन से आया हो, वो कंबाइंड होकर के ना आया हो। जैसे आपका कोई भी मेटल एक अकेला होता है, सोडियम Na+, कैल्शियम 2+, जिसके पास अकेले के पास कोई आयन हो, चार्ज पार्टिकुलर। NH4+ कैसे आया है, ये कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू पॉजिटिव आयन लेकर आया है, तो ये कैसा हो गया, एक वीक बेस वीक आयन हुआ। उस वजह से ये जो आयन तैयार होगा अमोनियम के थ्रू, वो कैसा होगा, एक वीक आयन होगा। इसी तरीके से CH3NH2, जब ये वाटर 3+ वाटर के साथ या OH माइनस आयन के साथ कंबाइंड होता है, तो क्या बन जाता है यहां पर, CH3NH2। ये क्या है, मिथाइल अमीन एसिड CH3NH2, ये बना CH3NH3+ और OH माइनस आयन से। हाइड्रोक्साइड आयन, अगेन वही फॉर्मूला है,
हाइड्रोक्साइड आयन एक स्ट्रॉन्ग एसिड भी बनाता है और एक वीक एसिड भी बनाता है। OH माइनस आयन एक स्ट्रॉन्ग एसिड भी बनाता है और एक स्ट्रॉन्ग बेस भी बनाता है और एक वीक बेस भी बनाता है। अब वीक बेस ये किस केस में बनाएगा, जब इसके साथ कंबाइंड होने वाला प्लस आयन CH3NH3 प्लस आयन वो कैसा हो, या तो स्ट्रॉन्ग हो या फिर वीक हो। अब ये कैसे बना हुआ है, ये कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए बना हुआ है, ये सारे मिल करके कंबाइंड होकर के बनाया हुआ है। या फिर इसे ठीक से क्लियर करके देख लो। CH3NH3 प्लस एक कैसा आयन है, एक वीक पॉजिटिव आयन है, जिस वजह से ये आयन इन दोनों ने कंबाइंड होकर कैसा बेस बनाया, वीक बेस बनाया है। वीक पॉजिटिव आयन एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्साइड आयन के साथ मिलकर एक वीक बेस ही बनाएगा। ठीक है, तो आयन कैसे होते हैं, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन, दोनों के आयन्स पे डिपेंड कर जाता है कि आपका बनने वाला जो बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा। ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्शन था, एक नॉर्मल इंटरव्यू था एसिड और बेस का। हम इस टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ाएंगे जब भी हमारा होने वाला है। तब तक के लिए गुड लक।